हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में भोली लेसन को हिंदी में बताएंगे, पूरा मतलब हिंदी में। तो वीडियो को एंड तक देखिए और नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी कहानी क्या है। भोली जो है एक छोटी बच्ची की कहानी है और कहानी में क्या क्या होता है ये सुनते हैं। अपने बचपन की शुरुआत से भोली को घर पर नज़रअंदाज किया जाता था। उसके अध्यापक ने उसमें विशेष रुचि क्यों दिखाई? क्या भोली अपनी अध्यापिका की अपेक्षाओं पर खरी उतर पाई? इन सब का जवाब इसमें दिया जाएगा। उसका नाम सुलेखा था, लेकिन उसके बाल्यकाल से ही प्रत्येक उसे भोली अथवा बुद्धू के नाम से पुकारता था। वह रामलाल नंबरदार की चौथी पुत्री थी। जब वह 10 महीने की हुई तो वह अपने सिर के बल चारपाई से गिर गई थी और शायद इसके कारण उसके दिमाग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। इसीलिए वह पिछड़ी हुई बच्ची रह गई थी और उसे भोली मतलब बुद्धू नाम दे दिया गया था। जन्म के समय वह एक बहुत गोरी और सुंदर बच्ची थी, लेकिन 2 वर्ष की आयु में उस पर चेचक का आक्रमण हो गया। केवल उसकी आंखें ही सुरक्षित थीं, पर उसका सारा शरीर स्थायी रूप से गहरे काले चेचक के तागों से कुरूप हो गया। छोटी सुलेखा 5 वर्ष तक की उम्र तक कुछ भी नहीं बोलती थी और अब अंत में उसने बोलना सीखा तो वह हकलाती थी। दूसरे बच्चे प्रायः उसकी खिल्ली उड़ाते और उसकी नकल किया करते थे। इसके परिणाम स्वरूप वह बहुत कम बोलती थी। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां, और उनमें से भोली सबसे छोटी थी। रामलाल का घर एक समृद्ध किसान का था और वहां खाने पीने का कोई अभाव नहीं था, अर्थात प्रचुरता थी। उसके सभी बच्चे भोली के अतिरिक्त स्वस्थ और पुष्ट थे। बेटों को पढ़ने के लिए शहर के स्कूल में और फिर कॉलेज में भेजा गया था। बेटियों में राधा सबसे बड़ी थी, उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। दूसरी बेटी मंगला की भी शादी तय हो चुकी थी और यह काम संपन्न हो गया तो रामलाल ने तीसरी बेटी चंपा की चिंता की। वे सभी सुंदर स्वस्थ लड़कियां थीं और उनके लिए दूल्हों की तलाश करना मुश्किल नहीं था। लेकिन रामलाल भोली के बारे में चिंतित था। वह ना सुंदर थी और ना ही समझदार। भोली की उम्र 7 वर्ष थी जब मंगला की शादी हुई थी। उसी वर्ष उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था। स्कूल का उद्घाटन समारोह के लिए तहसीलदार साहब पधारे थे। उसने रामलाल से कहा, राजस्व अधिकारी की हैसियत से तुम इस गांव में सरकारी प्रतिनिधि हो तथा तुम्हें ग्रामवासियों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना होगा। उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह की तो वह चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गए हो? वह चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गए हो? यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? लेकिन रामलाल में तहसीलदार की आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं था। अंत में उसकी पत्नी ने कहा, मैं आपको बताऊंगी कि क्या किया जाना चाहिए। भोली को स्कूल भेज दो। जैसा कि स्पष्ट है, उसकी शादी होने के अवसर नहीं है, क्योंकि उसका चेहरा भद्दा है और उसमें समझ की कमी है। अध्यापकों को स्कूल में उसमें बारे में चिंता करने दो। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूँगा। वह बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूँगा। भोली डर गई। वह नहीं जानती थी कि स्कूल क्या बला है। उसे याद आया कि कुछ दिन पूर्व उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया था और उसे बेच दिया गया था। नहीं नहीं, वह भय से चीखी और उसने अपना हाथ पिता के हाथ से छुड़ा लिया। क्या हो गया है तुम्हें मूर्ख? रामलाल गरजे। रामलाल मतलब भोली के पिता। मैं तुम्हें स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ। फिर वह अपनी पत्नी से बोला, इसे आज कुछ अच्छे वस्त्र पहनाओ, अन्यथा शिक्षक तथा स्कूल की अन्य लड़कियां इसे देखकर हमारे बारे में क्या सोचेंगी। भोली के लिए कभी भी नए वस्त्र नहीं सिलाए गए थे। उसकी बहनों की पुरानी पोशाकें ही उसे पहनाई जाती थीं। कोई भी उन वस्त्रों की ना तो मरम्मत करता था ना ही धुलाई करता था। पर आज भोली का सौभाग्य था कि उसे ऐसे नए साफ वस्त्र पहनने को दिए गए जो कई बार धुलने के पश्चात सिकुड़ गए थे और चंपा को अब छोटे हो गए थे। चंपा मतलब भोली की बड़ी बहन।
भोली को नहलाया गया, उसके सूखे उलझे केशों में तेल लगाया गया। तब उसे विश्वास जम पाया कि उसे अपने घर से श्रेष्ठ किसी अन्य स्थान पर ले जाया जा रहा है। जब वे स्कूल पहुंचे, बच्चे कक्षाओं में पहले से बैठे थे। रामलाल ने अपनी बेटी प्राचार्या को सौंप दी। अकेली रह जाने के कारण भोली ने भयभीत आंखों से अपने चारों ओर देखा। वहां अनेक कमरे थे और हर कमरे में लड़कियां चटाइयों पर बैठी थी, या तो पुस्तकें पढ़ रही थी या स्लेट पर लिख रही थी। प्राचार्या ने भोली से कहा, एक कोने में बैठ जाओ। भोली यह नहीं जानती थी कि स्कूल वास्तव में कैसा था और वहाँ क्या होता है, लेकिन अपनी ही आयु की अनेकों लड़कियों के वहाँ हाजिर होने पर खुश थी। उसने आशा की थी कि इन लड़कियों में से कोई उसकी एक दोस्त जरूर बनेगी। अध्यापिका कक्षा में कुछ कह रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ में नहीं आया। वह दीवार पर लगे चित्रों की ओर देखती रही। उनके रंग उसे लुभावने लगे। घोड़ा उसी प्रकार भूरा था जिस प्रकार तहसीलदार गांव का दौरा करने आया था। बकरी का रंग उनके पड़ोसी की बकरी की भांति काला था। तोते का रंग हरा था, जैसे तोते उसने आम के बगीचे में देखे थे, और गाय बिल्कुल उनकी लक्ष्मी की भांति ही थी। और अचानक भोली ने अध्यापिका को अपने पास उसकी ओर मुस्कुराते हुए खड़े देखा। छोटी बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? अध्यापिका ने पूछा। छोटी बच्ची, तुम्हारा क्या नाम है? भो भो भो। वह हकलाने के कारण आगे नहीं बढ़ सकी। फिर उसने रोना शुरू कर दिया और उसकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ ही निकल पड़ी। वह अपना सिर नीचे झुकाए वह कोने में बैठी रही। अन्य लड़कियों की ओर देखने का साहस नहीं हुआ। वह जानती थी कि वे अब भी उस पर हंस रही थी। जब स्कूल की घंटी बजी तो सभी लड़कियां शीघ्रता से कक्षा से बाहर निकल गईं, पर भोली का कमरे के कोने से उठने का साहस नहीं हुआ। उसका सिर अब भी झुका हुआ था और वह सिसक रही थी। भोली, शिक्षिका का स्वर इतना कोमल तथा शांतिप्रद था। अपने संपूर्ण जीवन में इस प्रकार से उसे कभी नहीं बुलाया गया था जिस तरह से शिक्षिका ने भोली कहकर प्यार से बुलाया। शिक्षिका के शब्दों ने उसके हृदय को छू लिया। अध्यापिका ने कहा, उठो। यह आदेश नहीं था बल्कि एक मित्रतापूर्ण सुझाव था। भोली खड़ी हो गई। अब मुझे अपना नाम बताओ। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। क्या उसकी हकलाहट उसे फिर से लज्जित करेगी? क्या दयालु महिला की खातिर फिर भी भोली ने एक कोशिश करने का निश्चय किया? उसकी आवाज़ इतनी सुखद थी, वह उसकी हंसी नहीं उड़ाएगी। भो भो भो, उसने हकलाना शुरू किया। शाबाश शाबाश, अध्यापिका ने यह कहकर प्रोत्साहित किया। हाँ हाँ, अब अपना पूरा नाम बताओ। भो भो भोली। अंत में उसने कह ही दिया कि उसे बहुत राह मिली और वह एक उसकी महान उपलब्धि थी। शाबाश, अध्यापिका ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई तथा कहा, अपने मन से भय हटा दो, तुम अन्य बच्चों की भांति बोलने लगोगी। हाँ हाँ, यह बहुत आसान काम होगा। तुम केवल हर दिन स्कूल आओगी ना? भोली ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। नहीं, ऊंचे स्वर में बोलो। हाँ हाँ। और भोली को स्वयं आश्चर्य हो गया कि वह इतना कैसे बोल सकी, क्योंकि आज से पहले कभी भोली ऐसे नहीं बोली थी। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? अब यह पुस्तक ले लो। पुस्तक में सुंदर चित्रों की भरमार थी तथा वे रंगीन चित्र थे। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, बाघ और गाय के चित्र। गाय लक्ष्मी जैसी, और हर चित्र के साथ एक शब्द काले अक्षरों में लिखा था। 1 महीने में ही तुम यह पुस्तक पढ़ सकोगी। तब मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी, तब उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी। कुछ समय में तुम गांव के किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक शिक्षित हो जाओगी। तब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाने योग्य नहीं होगा। सम्मान के साथ लोग तुम्हें ध्यान से सुनेंगे और तुम बिना जरा भी हकलाहट के बोल सकोगी। समझी? अब घर जाओ और कल सुबह सवेरे फिर से आ जाना। भोली को लगा जैसे अचानक गांव के मंदिर की सभी घंटियां अचानक बजने लगी हों और स्कूल भवन के सामने के पेड़ों में बड़े लाल फूल खिल उठे हों। उसका दिल एक नई आशा और एक नए जीवन से धड़क रहा था। इस प्रकार अनेकों वर्ष बीत गए। गांव एक छोटा कस्बा बन गया। छोटी सी प्राथमिक पाठशाला हाई स्कूल बन गई है।
अब टीन शेड के नीचे एक सिनेमाघर तथा बिनौले से रुई अलग करने का कारखाना भी लग चुका था। मालगाड़ी अब उनके स्टेशन पर रुकने लगी थी। एक रात भोजन के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, क्या मैं विशंबर का शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लूं? हाँ अवश्य, उसकी पत्नी ने कहा। हाँ अवश्य। भोली ऐसे धनी दूल्हे को पाने पर भाग्यशाली हो जाएगी। एक बड़ी दुकान, अपना स्वयं का मकान, और मैंने सुना है कि अनेकों हजारों रुपए उसके बैंक में जमा हैं। इससे बड़ी बात यह है कि कोई दहेज की मांग नहीं कर रहा है। यह तो ठीक है, पर वह इतना जवान नहीं है। तुम जानती हो वह लगभग मेरी आयु का है और वह लंगड़ाता भी है। इसके अतिरिक्त उसकी पहली पत्नी के बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पत्नी ने उत्तर दिया। 45 या 50 एक पुरुष के लिए यह कोई बड़ी आयु नहीं होती। हम सौभाग्यशाली हैं कि वह दूसरे गांव का है और वह उसके चेचक के दाग से पूर्ण चेहरे के बारे में तथा उसकी नासमझी के बारे में नहीं जानता। यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे तो वह आजीवन कुमारी ही रह जाएगी। हाँ, लेकिन मैं हैरान हूँ कि भोली क्या कहेगी। वह बेवकूफ़ क्या कहेगी? वह तो एक मूक गाय की भांति है। हो सकता है कि तुम ठीक कह रही हो, रामलाल बड़बड़ाया। आंगन के दूसरे कोने में भोली अपनी चारपाई पर जागी हुई लेटी थी और वह अपने माता पिता की फुसफुसाहट वाली वार्तालाप को सुन रही थी। विशंबरनाथ एक धनी पंसारी था। वह दोस्तों तथा रिश्तेदारों की एक बड़ी पार्टी को अपने साथ लेकर विवाह के लिए आया। वह पीतल वाला बैंड किसी भारतीय फिल्म का एक लोकप्रिय गाना गाते हुए आगे चल रहा था। दूल्हा एक सजे हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल इतनी ठाट बाट और शान शौकत देखकर फूला न समाया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी चौथी बेटी यानी भोली का विवाह इतनी धूमधाम से होगा। भोली की बड़ी बहनें इस मौके पर हाजिर थी और उनसे ईर्ष्या होने लगी, यानी कि भोली की बहनों को भोली से ईर्ष्या होने लगी। जब शुभ घड़ी आई तो पंडित जी ने कहा, दुल्हन को लाओ। भोली दुल्हन की लाल रेशमी साड़ी पहने पवित्र अग्नि के पास लाई गई। दुल्हन को माला पहनाओ, विशंबर के एक मित्र ने उसे उकसाया। दूल्हा ने पीली गेंदे की फूलों की माला उठाई। एक औरत ने दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट हटा दिया। विशंबर ने भोली के चेहरे की ओर निगाह डाली। जयमाला उसके हाथों में ही ठहर गई। तब दुल्हन ने धीरे से अपने चेहरे पर घूंघट डाल लिया। क्या तुमने उसे देखा है? विशंबर के पास खड़े एक दोस्त ने कहा। उसके चेहरे पर चेचक के निशान और दाग हैं। तो क्या हुआ? तुम भी युवा नहीं हो सकता है, लेकिन यदि मुझे उससे विवाह करना है तो उसके पिता को 5,000 रुपये दहेज में देने होंगे। रामलाल आगे बढ़ा और उसने अपनी पगड़ी उतारकर विशंबर के पाँव में रख दी। मुझे इस प्रकार लज्जित मत करो। 2,000 रुपये ले लो। नहीं, 5,000, अन्यथा हम वापस चले जाएंगे। अपनी बेटी को घर में बैठा लो। मुझ पर तो कुछ रहम या कृपा कीजिए। यदि आप वापस चले गए तो मैं गांव में अपना चेहरा कभी नहीं दिखाने लायक रहूँगा। तो फिर 5,000 रुपये निकालो। आंखों में आंसू लुढ़काते हुए रामलाल घर के अंदर गया। उसने तिजोरी खोली और नोटों की गिनती की। उसने नोटों का बंडल दूल्हे के चरणों में रख दिया। विशंबर के लालची चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। उसने जुआ खेला था और वह जीत गया। मुझे जयमाला दो, उसने घोषणा की। एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे पर से घूंघट हटाया गया, लेकिन इस बार उसकी दृष्टि नीचे झुकी हुई नहीं थी। वह ऊपर की ओर सीधा अपने होने वाले पति की ओर देख रही थी और उसकी आंखों में कोई गुस्सा अथवा घृणा नहीं थी, केवल ठंडी नफरत थी। विशंबर ने दुल्हन के गले में जयमाला डालनी चाहिए, लेकिन वह जयमाला डाल पाता उससे पूर्व ही भोली का हाथ बिजली की लकीर की भांति आगे बढ़ा और उसने जयमाला आग में गिरा दी। वह उठ खड़ी हुई और घूंघट उतार फेंका। पिताजी, भोली ने स्पष्ट आवाज में कहा, और उसके पिता, माँ, बहनें, भाई, रिश्तेदार और पड़ोसी उसे बिना किसी हिचक के बोलते हुए देखकर चौंक गए। पिताजी, अपना पैसा वापस ले लो। मैं इस व्यक्ति के साथ शादी नहीं करूंगी। रामलाल दंग रह गया। मेहमानों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। इतनी बेशर्म, इतनी कुरूप और इतनी बेशर्म। भोली, क्या तुम पागल हो गई हो? रामलाल चिल्लाया। तुम अपने परिवार को बेइज्जत करना चाहती हो? क्या तुम्हें हमारी इज्जत का कोई ख्याल है?
आपकी इज्जत के खातिर, भोली ने कहा। मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन मैं अपने पति के रूप में ऐसे नीच, लोभी तथा घृणित कायर व्यक्ति को स्वीकार नहीं करूंगी। मैं नहीं करूंगी और नहीं करूंगी। कितनी बेशर्म लड़की है। हम सब ने सोचा कि यह एक निर्दोष गूंगी गाय है। भोली उस बूढ़ी औरत की ओर तेजी से मुड़ी। जी हाँ चाची जी, आप ठीक कहती हैं। आप सबने सोचा था कि मैं बेजुबान गाय हूँ, इसी कारण आप मुझे इस कठोर दिल वाले जीव को सौंप देना चाहती थीं। पर अब गूंगी गाय जो हकलाती हुई मूर्ख थी, बोल रही है। क्या आप कुछ और सुनना चाहती हैं? विशंबरनाथ पंसारी अपनी पार्टी के साथ वापस जाने लगा। विचलित बैंड वालों ने सोचा कि अब विवाह संपन्न हो गया है, इसलिए उन्होंने विवाह समापन वाला गीत बजाना शुरू कर दिया। रामलाल जैसे जमीन में गड़ गया था, उसका सिर दुख और शर्म से नीचे झुका हुआ था। पवित्र अग्नि की लौ धीरे धीरे बुझ गई। प्रत्येक व्यक्ति जा चुका था। रामलाल भोली की और मुड़ा और उसने पूछा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? अब कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा, हम तुम्हारा क्या करेंगे? और सुलेखा ने शांत और स्थिर स्वर में कहा, आप चिंता न करें पिताजी, आपके बुढ़ापे में मैं आपकी और माँ की सेवा करूँगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ मैंने इतना सब कुछ सीखा है। क्या यह ठीक रहेगा? मैडम, श्रीमती जी, अध्यापिका जो थी। अध्यापिका इस दौरान एक कोने में खड़े इस सारे नाटक को देख रही थी। उसने उत्तर दिया, हाँ क्यों नहीं। और उसकी मुस्कान में गहरे संतोष का प्रकाश था, जैसे एक कलाकार महसूस करता है जब वह अपनी सर्वोत्तम कृति को पूर्ण होते हुए देखता है। तो ये थी हमारी क्लास 10th की लेसन 9 सप्लीमेंट्री की भोली का हिंदी अनुवाद। नेक्स्ट वीडियो में इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।